दिल्ली और गुजरात के मंदिरों की बात की जाए तो यहां पर भी जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों की खास तरह से सजावट की गई है। कान्हा का दरबार खुलने से पहले ही भक्तों का मंदिरों में तांता लग गया। अहमदाबाद कान्हा के जन्मोत्सव के आने की खुशी में मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ आई है। तस्वीरें अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर की हैं, जहां कान्हा का दरबार खुलने से पहले ही भक्त मंदिर में पहुंच गए। दूसरी तस्वीर दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की है, जहां कान्हा के दरबार का कपाट खुलते ही भक्त खुशी में झूम उठे। आज कान्हा को 56 तरह के पकवानों से भोग लगेगा। मंदिर में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। व्रत वाला प्रसाद है, जैसे कुट सिंगाड़े की बर्फी है, कुट्टू की पूरी, ये सब सारी चीजें यहाँ पे जो जन्म अष्टमी के लिए सारी हम तैयारियां कर रहे हैं। और दिल्ली की दिव्य ज्योति जागृति संस्था की तरफ से भी जन्माष्टमी के मौके पर एक खास आयोजन किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पिछले 28 सालों से इस तरीके के आयोजन कर रहा है। ये 29वां साल है जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो दर्शन इतिहास का, परिवर्तन आज का। ये यहाँ पर एक गोवर्धन पर्वत भी बनाया गया है। श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं और जो भी लोग यहाँ पर आकर के लाठी यहाँ पर लगा रहे हैं वो दरअसल एक यहाँ पर कह सकते हैं आप कि एक कसम खा रहे हैं, एक प्रण ले रहे हैं जो भविष्य में लोग करेंगे। तो देश भर में आज जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही। इससे पहले कल शाम ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने रेत से श्री कृष्ण की कलाकृति बनाकर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी में समुद्र किनारे रेत पर भगवान कृष्ण की कलाकृति बनाई और देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। पटनायक ने तट पर श्री कृष्ण की सुंदर तस्वीर उकेरी, जिसमें भक्त श्री कृष्ण के सामने शीश झुकाए नजर आ रहे हैं। इस कलाकृति के साथ सुदर्शन पटनायक ने सामाजिक संदेश भी दिया और सैंड आर्ट के नीचे लिखा, भगवान दुष्टों का नाश करो। बात बाढ़ और बारिश की। दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश, सूरत के उकाई बांध को गेट खोलने पड़े बांध के और तापी नदी में छोड़ा गया इसका पानी। सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। भारी बारिश के चलते सूरत में उकाई बांध के 15 गेट खोलकर तापी नदी में पानी छोड़ना पड़ा है। उकाई बांध में 3,05,655 क्यूसेक पानी पहुंचा था, जिसकी वजह से बांध के दरवाजे खोलने पड़े हैं। ज्यादा पानी आने से बांध का जलस्तर अब 335 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं तापी नदी में ज्यादा पानी छोड़े जाने का असर दिखना शुरू हो चुका है। नदी का पानी कई इलाकों की पुलिया पर आ चुका है, जिसकी वजह से सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट भी है। और वहीं गुजरात से एक और बड़ी खबर। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी। वलसाड़, नवसारी में पानी में फंसे हुए हैं लोग, ये भी खबर आ रही है। 2 दिनों से कई जिलों में बारिश हो रही है। गुजरात में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे नवसारी और वलसाड़ समेत कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तस्वीरें नवसारी के पुराने नदी की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के बीच फंसे 600 लोगों को 24 घंटे में रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश से सूरत के हालात भी बिगड़े हुए हैं। यहाँ देखिए कैसे एक बाइक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गई, जिसे बेहद मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी बाढ़ बारिश के चलते हादसे हो रहे हैं। उफनती नदी जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रही। भारी बारिश की वजह से अलीराजपुर में रक्सा नदी में बाढ़ आ चुकी है, जिसकी चपेट में आकर देखिए किस तरह से ये गाय बह गई।
गाय ने पहले पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में उसकी एक न चली और वो पानी के तेज बहाव के साथ बहती हुई रॉक्सा नदी में जा गिरी। उफनती नदियों में दूर तक गाय पानी की लहरों से निकलने की कोशिश करती दिखी। इस हादसे से ठीक पहले एक युवक भी रॉक्सा नदी में कूद गया था। जिस वक्त युवक कूदा, नगर पालिका सीएमओ कोतवाली टीआई भी घटना स्थल पर मौजूद थे। युवक की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से रायसेन में एक बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें रायसेन के मुरल कला पाली गांव की है, जहां उफनती नदियां पार करते समय 3 युवक बाइक के साथ बह गए। गनीमत रही कि हादसे के समय गांव के कई लोग वहीं मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत पानी में छलांग लगाकर तीनों युवकों को बचा लिया और नदी में बहती उनकी बाइक को भी बाहर निकाल दिया। भारी बारिश के चलते इन दिनों रायसेन में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करीब 2 फीट से ज्यादा पानी पास की पुलिया और सड़कों पर आ गया। इसी पानी से लोग जान जोखिम में डालकर गुजरने को इन दिनों मजबूर हैं। और अगली तस्वीर भी मध्य प्रदेश से आई है, जहां राजगढ़ जिले में नदी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए। तस्वीरें नरसिंहगढ़ ब्लॉक के मोई गांव की हैं, जहां दूधी नदी का पानी पुलिया पर आ गया और इसी पानी में बाइक सवार 2 लड़कों ने अपनी बाइक उतारने की गलती कर ली। फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। बाइक के साथ दोनों लड़के पानी में बहने लगे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने पानी में उतरकर लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन उनकी बाइक पानी में बह गई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि नदी के आसपास सुरक्षा के इंतजाम न होने की वजह से पिछले साल इसी जगह पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं अगर बात की जाए पूर्वोत्तर की, तो त्रिपुरा में भी बाढ़ बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद यहां पर ली जा रही है। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश के चलते हुए हादसों में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए हादसों में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि 20,000 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। त्रिपुरा के 8 जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है। तस्वीरें त्रिपुरा के गोमती जिले की हैं, जहां MiG-17 एयरक्राफ्ट से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालात अब सुधर रहे हैं और अब प्रशासन बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, ताकि लोगों को आर्थिक मदद का ऐलान किया जा सके। बात चीन की। चीन में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बारिश से हुए हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई। चीन के गांसू प्रांत और निग्जे में भारी बारिश के बाद शहर की रफ्तार थम गई। सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि सड़कों पर मौजूद गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई। कोई अपनी साइकिल को उठाकर बाहर निकलता दिखा, तो कोई अपनी कार को धक्का मारता दिखा। निग्जिया प्रांत में 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गांसू प्रांत के जिनचांग शहर में बारिश के बीच हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन राहत बचाव काम में जुटा हुआ है। पिछले 2 महीनों में चीन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूर्वी इंडोनेशिया से बड़ी खबर, जहां पर बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़ की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गई। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर। तस्वीरें पूर्वी इंडोनेशिया के मालुकू प्रांत की हैं, जहां टर्नेट द्वीप के रुआ गांव से तबाही का ये खौफनाक मंजर सामने आया है। यहाँ कल मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोगों की जान चली गई। अब तक 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया और रुआ जाने वाली मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया। दर्जनों घर और इमारतें मिट्टी में दब गई। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। इंडोनेशिया में इस बार बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ी हैं। और अब खबर अमेरिका से, जहां ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में अचानक आई बाढ़ के बीच 100 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। अचानक आई बाढ़ की वजह से बीवर फॉल्स के ऊपर और नीचे के इलाके में कई पैदल यात्री फंस गए थे। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में खोज और बचाव दल फिलहाल एरिज़ोना की एक महिला की तलाश कर रहे हैं, जो अचानक आई बाढ़ के दौरान एक खाड़ी में बह गई थी। महिला की बहन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी, जिसकी तलाश जारी है। और चलिए बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान में मचे घमासान की। बड़ी खबर आप देखिए,
पाकिस्तान में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। कराची में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हो गई। हिंसा में एक की मौत की खबर आ रही है, कई लोग घायल हो गए। रविवार को पाकिस्तान फिर जल उठा। कराची के गोलीमार इलाके में ताजिया निकालने के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कराची में धार्मिक आयोजन के दौरान जमकर गोलीबारी और तोड़फोड़ की गई। सड़क पर आने वाली गाड़ी में आग लगा दी। हालत खराब होने पर सेना को बुलाया गया और कराची के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। साथ ही हिंसा भड़काने वालों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। जी हां, सचिवालय के बाहर छात्रों का बवाल। छात्र और अंसार बटालियन के सदस्य आमने सामने, छात्रों ने अंसार के लोगों को पीटा। हिंसा में 40 से ज्यादा लोग घायल। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। देर रात अंसार बटालियन यानी बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स और स्टूडेंट के बीच झड़प हो गई, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल अंसार ग्रुप पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहा था। अंसार ग्रुप की मांग है उनकी नौकरियों का नेशनलाइजेशन किया जाए। रविवार को छात्रों ने भी सरकार के खिलाफ सचिवालय तक मार्च निकाला था। इस दौरान पहले से बैठे जवानों और छात्रों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों को गेट के अंदर रोकने के बाद विवाद शुरू हुआ था। और चलिए बात करते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर से खबर है, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहले चरण की सीटों पर हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। आज 10 बजे बीजेपी जारी करेगी पहली लिस्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर कल रात बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगी। रविवार रात दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पीएम मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए। जम्मू क्षेत्र की लगभग 41 सीटों पर नाम तय हुए। कश्मीर घाटी की 10 सीटों पर नामों पर मुहर लगी। खबर है कि बीजेपी ने कुछ सिटिंग विधायकों सहित कुछ बड़े चेहरों के टिकट काटे हैं। और जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच भी एक अहम बैठक हुई। रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पार्टी की राजनीति, चुनावी मुद्दों और कैंपेन पर चर्चा हुई। खबर है कि पीएम मोदी इस बार जम्मू कश्मीर में 8 से 10 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं की भी रैली होगी। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हरियाणा के उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बैठक है कांग्रेस की। दिल्ली में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। तो आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर फैसला किया जाना है और इसको लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। हरियाणा के उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बैठक होगी। दिल्ली में सुबह 11 बजे के आसपास ये बैठक है। इधर कांग्रेस मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का खुलकर विरोध कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यूपीएस का विरोध करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री के शक्ति के अहंकार पर हावी हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल का जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटर एंट्री पर रोल बैक। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। राहुल के करीबी नेता ने किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का समर्थन। प्रवीण चक्रवर्ती ने मोदी सरकार के यूपीएस का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर लिखा, फैसला स्वागत योग्य है। प्रोफेशनल कांग्रेस और डेटा विभाग के अध्यक्ष है प्रवीण चक्रवर्ती और उनकी तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया गया।
राहुल गांधी के करीबी प्रोफेशनल कांग्रेस और डेटा विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया है। प्रवीण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। इधर प्रवीण चक्रवर्ती के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही पार्टी की आधिकारिक लाइन है। इससे पहले प्रवीण कांग्रेस के ओपीएस लागू करने के वादे का भी खुलकर विरोध कर चुके हैं। और महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस को दी थी मंजूरी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। रविवार को ही महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य में यूपीएस लागू करने पर मोहर लगी। केंद्रीय कैबिनेट से मोहर लगने के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र की कैबिनेट ने यूपीएस को अपने राज्य में लागू करने पर मोहर लगा दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा के वक्त कहा था कि राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरा है। सुनिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। माननीय राहुल गांधी जी, आपकी स्मृति के लिए कई अल्पसंख्यक समाज की भारत की योग्य प्रतियोगी मिस वर्ल्ड बन चुकी है। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी? रीता फारिया जी क्रिश्चियन समाज से आती थी। डायना हेडलिंस का नाम सुना है आपने? अल्पसंख्यक समाज से आती थी। यहाँ तक मुझे बताया गया एक आध सिख भी गई हैं, बाकी भी जा रही हैं। जाना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। हाल ही में जेल से रिहा हुए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को अचानक से नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। देखिए आप खबर। 16 अगस्त को जेल से रिहा हुए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को पटना में सीएम आवास पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मिले। रिहाई के बाद अनंत सिंह की सीएम नीतीश कुमार से ये पहली मुलाकात थी, जो अब सियासी गलियारों में चर्चा का कारण बनी हुई है। अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद से ही उनकी जेडी में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से उनकी ये मुलाकात चर्चा में बनी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह ने प्रचार में ललन सिंह की मदद की थी। और आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी पर सीबीआई ने की एफआईआर दर्ज। संदीप घोष के आवास पर सीबीआई ने की छापेमारी। संदीप घोष के घर करीब 13 घंटे चली सीबीआई की छापेमारी। आरजीकर अस्पताल में भी सीबीआई की दूसरी टीम ने की है छापेमारी। संदीप घोष समेत 15 लोगों के ठिकानों पर छापा। सीबीआई की टीम कल सुबह करीब 6 बजे संदीप घोष के आवास पर पहुंची थी, लेकिन 1.5 घंटे बाद ही संदीप घोष ने दरवाजा खोला। सीबीआई ने संदीप घोष, पूर्व एमएसवीपी संजय वशिष्ठ और 13 अन्य लोगों के ठिकानों पर रेड डाली। अस्पताल में सामान सप्लाई करने वालों के ठिकानों पर छापे मारे गए। सीबीआई के 7 अधिकारियों ने सुबह 8 बजे से संदीप घोष से उनके घर पर पूछताछ की। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एक और प्रोफेसर समेत कई से पूछताछ की। सीबीआई की एक दूसरी टीम ने आरजीकर अस्पताल में संदीप के कार्यालय पर छापा मारा। शैक्षणिक भवन की कैंटीन में भी गई। कल एक तरफ आरजीकर अस्पताल में सीबीआई ने छापेमारी की, तो वहीं दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल का स्टाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ सीबीआई दफ्तर भी पहुंचा। कल आरजीकर अस्पताल में सीबीआई की छापेमारी के दौरान अस्पताल के प्रिंसिपल मानस कुमार बंदोपाध्याय सीबीआई की टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं आरजीकर अस्पताल का स्टाफ भी कुछ दस्तावेजों के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये वही स्टाफ था जो वारदात वाली रात अस्पताल में तैनात था। कल सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर देबाशीष के घर पर भी रेड डाली थी। खबर है कि सीबीआई डॉक्टर देबाशीष के बेटे को अपने निजाम दफ्तर लेकर चली गई। अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने आरजीकर वित्तीय गड़बड़ी को लेकर डॉक्टर देबाशीष सोम का नाम भी लिया था। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का कल पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने 2 दिनों में 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया है। सीबीआई की टीम ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में जाकर कल मुख्य आरोपी संजय रॉय का झूठ पकड़ने वाली मशीन से सामना करवाया।
सीबीआई की टीम संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का मिलान करवाएगी। इसी के आधार पर पता चल पाएगा कि दोनों टेस्ट रिपोर्ट में आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के सवालों का कितना सही जवाब दिया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, ट्रेनी डॉक्टर, इंटर्न, सिविक वॉलंटियर समेत कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं। वहीं संदीप घोष के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब साउथ वेस्ट दिल्ली के पॉश इलाके सत्य निकेतन में एक कैफे में फायरिंग हुई। साउथ वेस्ट दिल्ली के पॉश इलाके सत्य निकेतन में गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक कैफे में जन्मदिन मनाने पहुंचे युवकों का मैनेजर से विवाद हो गया। इसके बाद एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी और फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। गोलीबारी की इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अहमद नाम के युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवकों के पास हथियार कहां से आया। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है आज। बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक।